अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, इस प्लेलिस्ट में जो चैप्टर मैं अभी तक कवर कर चुका हूं वो है अकॉर्डिंग टू एसएलओस, रियल नंबर, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, वेक्टर्स। और जो चैप्टर आज मैं कंप्लीट कर लूंगा और जिसकी ऑलरेडी 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो से पहले स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप पिछली वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये इसकी प्री बेसिक्स पिछली वीडियोस में मौजूद है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का एसएलओस। और जनाब लास्ट एसएलओस आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल वर्ल्ड। तो चलें जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं। एप्लीकेशन और ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मॉडलिंग, बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन से मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। कोई भी आपके पास मैथमेटिकल सिनेरियोज होंगे जिनको हम लीनियर इक्वेशन से मॉडल कर सकेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं कि बफेलो न्यूयॉर्क एक प्लेस का नाम है 2 feet 24 इंच ऑफ स्नो ऑन अ ग्राउंड बिफोर स्नो स्टॉर्म। यानी भाई वो क्या कह रहा है कि एक स्नो स्टॉर्म आपके पास आने वाला था और ये न्यूयॉर्क की एक जगह है, वहां पर आपके पास ऑलरेडी जमीन पे 2 फीट यानी 24 इंचेस की बर्फ ऑलरेडी मौजूद थी, आने से पहले ही मौजूद थी। during this storm, snowfall at the rate एवरेज रेट ऑफ दिस वन। यानी आपके पास जो जब आपके पास स्टॉर्म स्टार्ट हो गया तो उस वक्त जो बर्फ गिरने का रेट था वो आपके पास 5/8 इन आवर, यानी 1 इंचेस इन आवर। अब ये देखें इंचेस है और ये आवर है आपके पास, तो चेंज इन इंचेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आवर ये एक किस्म का रेट है जो हम स्लोप भी कह सकते हैं, जिसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। राइट एन इक्वेशन टू कंप्यूट दी टोटल स्नो डिप वाई। डिप वाई आपके पास आफ्टर एक्स आवर ऑफ अ स्नोम, यानी अगर फर्ज करता हूं मैं एक्स एक्सिस को आवर्स पे रिप्रेजेंट कर दूं, आवर्स पे रिप्रेजेंट कर दूं, और वाई एक्सिस बेसिकली जो बर्फ है उसकी डिप रिप्रेजेंट कर रही है कि बर्फ की जो डिप है, अगर दूसरे अल्फाज में बर्फ जब गिर रही है तो जमीन से उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब स्टॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मतलब आपके पास टाइम 0 था, तब ऑलरेडी वो 24 इंचेस की बर्फ जमीन पे थी। तो या उसकी जो आपके पास डिप हो जाएगी या हाइट हो जाएगी वो आपके पास ही बिल्कुल इससे थोड़ा सा ये यहां पर ये आपके पास होगा। जब स्टॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ था तब वो 24 इंचेस आपके पास बर्फ गिर चुकी थी। ये 24 इंचेस, अच्छा ये इंचेस में रिप्रेजेंट हो रही है अभी आपके पास, ठीक है। अब सेकंड आपके पास क्या कह रहा है, सेकंड ये कि मुझे इक्वेशन डेवलप करनी है, और अगर मैं ये इक्वेशन डेवलप करूं तो जरा नोटिस करें, मुझे इसका स्लॉप भी गिविंग दिया हुआ है। 8 यूनिट आगे जाने पर 5 यूनिट ऊपर, ओके। तो मैं ये 8 यूनिट आगे जाऊंगा और उस पर 5 यूनिट ऊपर, तो ये मैं 8 यूनिट आगे गया हूं। तो जनाब ये 1 2 3 4 कितने 5, तो कहीं ये यहां पर होगा अप्रोक्सीमेट। तो ये आपके पास इसकी
स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगी, नेगेटिव साइड पे नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव टाइम आपके पास होगा नहीं। तो ये अप्रोक्सीमेट, मैं एक बार फिर इसको बना लेता हूं, थोड़ा सा एक्यूरेसी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी ये इधर 24 कितना 8 आगे गया है, तो ये 1 2 3 4 ये 5 जी, ठीक है, ये सही है। तो ये मैंने ग्राफ कर दिया है। अब सबसे पहला क्या है, ग्राफ मैंने पहले कर दिया है। राइट द इक्वेशन टू कंप्यूट द टोटल स्नो डिप y आफ्टर x आवर स्टॉर्म। तो भाई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, y को डिप रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये इसका स्लॉप है, और x को मैं इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन टर्म ऑफ आवर्स, और ये c आपका y इंटरसेप्ट है जहां पर वो y से टकराया है। तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू मिली हुई है, स्लॉप दिया हुआ है हमारे पास कितना, ये दिया हुआ है 5/8, x की वैल्यू x और c की वैल्यू मेरे पास 24 है। तो मेरी ये इक्वेशन डेवलप हो गई। दूसरा मैंने इसकी ग्राफ भी कर दिया। तीसरा कहता है यूज अ इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन यूज कर रहा हूं और डिप फाइंड करूं, यानी कि y फाइंड करना है। अगर आपके पास 8 आवर तक बर्फ गिरी है तो x की वैल्यू 8 आवर तक बर्फ गिरी है, तो जो उसकी बर्फ की डिप होगी या बर्फ की हाइट होगी वो आपके पास 29 इंचेस की हो जाएगी। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी मैंने सॉल्व कर लिया, ये मेरा सी मैंने सॉल्व कर लिया। और क्या कह रहा है, इफ द स्नो डिप वाज दिस मच एट द एंड ऑफ अ स्नो, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द स्टॉर्म लास्टेड। मैं इसको इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कह रहा है कि अगर उसकी डिप इतनी रही, y की वैल्यू इतनी रही, मैं इक्वेशन को यूज कर रहा हूं 31.5 5/8, तो कितने घंटे तक ये स्टॉर्म चला। अगर उसकी डिप जो बनी बर्फ की वो 31.5 बनी प्लस 24, तो जनाब मैं 24 को वहां माइनस करूंगा, 31.5 माइनस 24 इज इक्वल टू 5/8x। जस्ट ये नंबर माइनस कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 31.5 माइनस 24, ये आ जाएगा 7.5 इज इक्वल टू 5/8x। तो जनाब मैं अब इसको क्या करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा 5x। तो अगर मैं इसको 7.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे आंसर आ रहा है 12। यानी जो स्टॉर्म चला वो पूरे 12 घंटे चला आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। वीडियो को रोक के ये प्रॉब्लम आप खुद से कीजिए, ग्रिड मौजूद है, इसको ट्राई कीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और ऐसे प्रॉब्लम आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। कनेक्ट होने का ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन में सब चीजें मेंशन हो रही होंगी। चलें जी, सेकंड प्रॉब्लम शो करते हैं आपके पास। यहां पर कह रहा है इन 1938 प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी साइन अ बिल enacting the Fair Labor Standards Act of 1938. In the final form, the act banned oppressive child labor and set the minimum hourly wage at 25 cents and maximum working week is 44 hours. भाई यानी कम से कम पैसे 25 सेंट मिलेंगे जो एक घंटे की है, और वीक में 44 आवर से ज्यादा वो काम नहीं करवा सकते। ये एक्ट बिल पास हुआ था। ओवर द ईयर द मिनिमम, यानी ओवर द ईयर, अब वो कह रहा है साल बढ़ते बढ़ते जो मिनिमम आवरली वेज है हैज बीन इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट टू मीट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑफ कोर्स
द मिनिमम hourly wage y in dollar in United States between 1970 to 2010 can be approximate the formula, यानी ये आपके पास इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो रही है जिसमें ऑफ कोर्स x रिप्रेजेंट कर रहा होगा ईयर्स को और y रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसके टोटल अमाउंट को, कितना राइज हुआ है। अच्छा जी, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस 1970, यानी 1970 जिसको यहां पर जीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये बेसिकली 1970 है। ठीक है, 1970 है और x इज इक्वल टू 1, 1971 है। इस तरह से ये 5 होगा तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1975, 1980, 1985, 1990 और 1995, ये 2000 हो जाएगा, 2005, 2010 ऐसे आपके पास रखा हुआ ये। ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ अ लाइन। अभी इसको आप अज्यूम करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही है ताकि आप इसको एक प्रॉपर स्लोपिंग भी कर सकें। तो चलो अगर मैं ऐसे देख लेता हूं, मैं अगर इसका स्लोप देखूं तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 0.14x प्लस 1.60 लिखने की आपकी मर्जी है। और अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप देख सकते हैं हमारा स्लोप होगा 1.4 और y इंटरसेप्ट हमारे पास होगा 0,1.6। तो ये 1.6 पर इंटरसेप्ट हो रहा है। ठीक है, हमने स्लोप फाइंड कर लिया और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन दैट इंटरसेप्ट द मीनिंग ऑफ y इंटरसेप्ट इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पर? y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1990 पे जो मिनिमम आपके पास वेज था वो 1.6 आपके पास सेंट है, 1.6 डॉलर, 1 पॉइंट, क्योंकि ये डॉलर में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये वाई इंटरसेप्ट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त? वाई इंटरसेप्ट क्योंकि जीरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1990, यानी 1990 में जो मिनिमम वेज थी आपके पास एक लेबर की, वो आपके पास है 1.6 डॉलर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। और सी, ये हमारा ए था, बी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सी, यूज द लीनियर इक्वेशन टू अप्रोक्सीमेट द मिनिमम वेज इन 1985। अब 1985 में मिनिमम वेज फाइंड करनी है, ये 1970 है, ये 75 है, ये 80 और ये 85। तो अगर मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास इसके बीच में आ रहा है। तो मिनिमम वेज अप्रोक्सीमेटली 3.5 डॉलर थी आवर की एज, यानी 3.5 डॉलर पर आवर आपको मिनिमम वेज देनी होगी। और ये कब था? ये था 1985 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट में मूव कर जाता हूं। अब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है फाइंडिंग द लीनियर मॉडल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा। अब डेटा से की ऑब्जर्वेशन से हमें लीनियर मॉडलिंग करनी है। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं। कहता है आपके पास इस फिगर में रिप्रेजेंट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन इन फिगर 2.7 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन y इन 1000, ये y इन 1000 ये नंबर ऑफ वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है हुज ग्रेजुएट फ्रॉम लॉ स्कूल इन यूनाइटेड स्टेट बाय ईयर, और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है 1990, ये 1980 है, ये 1985 है, ये 1990 है, ये 1995, ये 2000, ये 2025 और ये डिफरेंसेस हैं सिंपल सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लेट एक्स रिप्रेजेंट, ठीक है ये भी बता दिया मैंने आपको। यूज द गिविंग ऑर्डर पेयर, फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू मॉडल द नंबर ऑफ वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द लॉ। ठीक है भाई, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज नंबर ऑफ ईयर्स, y is नंबर ऑफ वुमेन जो वहां पर ग्रेजुएट हुई, नंबर ऑफ वुमेन
जो वहां पर ग्रेजुएट हुई। तो अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स यहां पर यूज कर लूं एक्यूरेसी, जैसे ये दो पॉइंट्स मेरे पास गिविंग दिए हुए हैं 15,16.8 थाउजेंड, ये थाउजेंड में आपके पास, तो 15 और ये 15 यहां रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1990, 1995, 19 1980, 1985, 1990, 1995, ये 15 रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1995। ओके, और 25 कॉमा 19.7, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 1995 पे 16.8 थाउजेंड वुमेन लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। ये 90, ये 95 हो जाएगा। 1995 में 19.7 थाउजेंड वुमेन आपके पास लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। तो जनाब मैं अगर लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपका इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं स्लॉप निकालूंगा, m की वैल्यू मेरे पास होगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 19.7 माइनस 18.8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बस बेसिक सी कैलकुलेशन है, बस माइनस करूंगा 19.7 माइनस 16.8, ये 0.8 है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 2.9, और आपके पास यहां बचेगा 25 माइनस 15, ये 10 बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.29 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू यहां फिल कर दें, 0.29, 0.29 x प्लस सी। अब आप कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, चलो ये यूज कर लेते हैं। 16.8 थाउजेंड वुमेन पास हुई थी, और 15 है आपके पास 1995 में 80, 85, 90, 1995 में, जो बेसिकली यहां पर 25 को रिप्रेजेंट 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। मैं एक स्टेप में सी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ कर रहा हूं। माइनस 2.9 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आंसर मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस के 26.7, सी की वैल्यू। ओके, नाउ जस्ट सी की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास फाइनली ये मॉडल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और जनाब सी, यूज द इक्वेशन टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ वुमेन हु आर ग्रेजुएट फ्रॉम द लॉ स्कूल इन द ईयर 2015। तो भाई अगर 90, 80, 20, 30, 35, ये दो 1990 से ये जो डिफरेंस है ये 35 साल का है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 35 होगी। अगर मुझे c करना है तो मेरे पास c वाला, मेरे पास x की वैल्यू होगी 35, क्योंकि डिफरेंस 2015 तक ये 35 का है। तो जस्ट ये c की वैल्यू पुट कर लीजिए 0.29x, x की वैल्यू 35 माइनस के 2.67, और अगर मैं इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूं 0.29 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 2.2.67, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.48 थाउजेंड वुमेन। भाई 2015 में 7.48 थाउजेंड वुमेन ने पास किया था लॉ स्कूल से।
ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और किस तरह से हम लीनियर मॉडल्स को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन के थ्रू हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाई, ये वाली आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अगर मजीद आपने मेरे साथ वर्क करना है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपने इस कोर्स को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।